हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था SN2 रिएक्शन के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में समझा था। हमने देखा था कि SN2 रिएक्शन में कैसे हर एक प्रोडक्ट इन्वर्ट हो जाता है, दैट इज बैक साइड से अटैक होता है। और ये भी देखा था कि किस तरह से रिएक्टिविटी SN2 मैकेनिज्म में स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारा अल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो तो SN2 मैक्सिमम होगा, अगर अल्काइल हैलाइड हमारा टर्शियरी हो तो SN2 मिनिमम होगा। और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड पे किस तरह से देयर इज कंपटीशन बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, कौन से रास्ते को एक्टियार करेगा रिएक्शन होने प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये इन सब बातों को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस हम लोगों ने कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे अ मैकेनिज्म फॉर द SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पे कुछ फिगर आपको दिख रहा होगा, मतलब ग्राफ टाइप का। इस ग्राफ को भी समझेंगे, मैकेनिज्म समझेंगे SN1 रिएक्शन में, और एक नए स्पेसीज कार्बोकेटाइन के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन में हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ टर्ट ब्यूटाइल bromide. So we have CH3 CH3 H3C, और यहाँ पे हमारा ब्रोमीन है। SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म को देख रहे हैं। अब इसका रिएक्शन अगर हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन जो कि न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3OH, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली देखा। अब यहाँ पे हमें देखेंगे कि और यहाँ पे क्या ब्रोमाइड आयन क्या होता है, रिलीज होता है। रिएक्शन भी हम लोग देखेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो इस केस में जो रेट होता है रिएक्शन का, दिस इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ RBR। यानी का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड पे, हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो अगर हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करेगा, तो अगर हाइड्रोक्साइड आयन को ज्यादा कर लें, 2 गुना कर लें या 3 गुना कर लें या हाफ कर दें, तो रेट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट भी डबल हो जाएगा, अगर हाफ करेंगे तो रेट भी हाफ कर जाएगा। इसका मतलब है कि रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट होगा, उस ट्रांजिशन स्टेट में अल्काइल हैलाइड का रोल होगा, हाइड्रोक्साइड आयन का रोल नहीं होगा। तो देखते हैं रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। जब रिएक्शन प्रोसीड होगा इस केस में, तो पहले क्या होगा कि जो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड है CBr, ये जो बॉन्ड है इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हमारे पास 3 CH3। ओके, ये बॉन्ड पहले डिसोसिएट होगा, टूटेगा। क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। और कैसे टूटेगा, हेट्रोलिसिस के जैसे टूटेगा। तो हेट्रोलिसिस में क्या होगा कि कार्बन CH3 एंड CH3 लेकर रखेगा, और जो बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन अपने साथ लेके निकल लेगा, टूट जाएगा। ब्रोमाइड आयन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा ब्रोमाइड आयन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, विथ माइनस चार्ज। चूंकि बॉन्ड पेयर कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो था वो ब्रोमाइड आयन ले लिया, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, C पॉजिटिव। ये जो स्पेसीज बना, ये इसे हम कहते हैं कार्बोकेटायन। ठीक है, और इस स्पीसीज को हम लोग बहुत ही डिटेल वे में यहाँ पे समझने वाले हैं। यहाँ पे ये जो ब्रेकिंग है ये स्लो ब्रेकिंग होगा। क्या होगा, स्लो स्टेप हो जाएगा, ये स्लो ब्रेकिंग होगा। ठीक है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। अ सिंगल स्टेप whose rate determine the overall
रेट ऑफ स्टेप वाइज रिएक्शन, इसके बाद क्या होगा, वो फास्ट रिएक्शन है तो ये स्लो रिएक्शन होगा। तो स्लो रिएक्शन जो होगा वही हमारा RDS कहलाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा। अब जब मीडियम में हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के द्वारा बना हुआ कार्बोकेटाइन है, तो मीडियम में हमारे पास कार्बोकेटाइन है और साथ में मीडियम में हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन कार्बन केटाइन पे अटैक करेगा और ये फॉर्मेशन हमारा क्या हो जाएगा, अल्कोहल का हो जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। और ये वाला जो रिएक्शन है H3C दैट इज CH3OH जो अटैक होगा, ये रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा। सो रिएक्शन का रेट ये फर्स्ट रिएक्शन में पे डिपेंड करेगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, अब ये कार्बोकेटायन है क्या, कैसे होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या, इन सभी चीजों को देखेंगे। तो यहाँ पे इस फर्स्ट स्टेप में कहीं पे भी देखिए जो कंसंट्रेशन है, रेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, रेट डिपेंड करता है ट्रांजिशन स्टेट पे। और ट्रांजिशन स्टेट किसका होगा, स्लोएस्ट स्टेप का। अगर एक रिएक्शन 2 या 2 से अधिक स्टेप में हो रहा है तो रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा सबसे स्लो किस पे, सबसे स्लो रिएक्शन पे। ठीक है, और उस रिएक्शन में जो स्पेसीज भाग लेगा, ठीक है, उसी पे रेट डिपेंड करेगा। तो स्लोएस्ट स्टेप में सिर्फ कार्बोकेटायन भाग ले रहा है, सिर्फ कार्बोकेटायन स्टेप होगा उसमें स्लोएस्ट ट्रांजिशन स्टेट में, इसलिए रेट सिर्फ कार्बो अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, ना कि हाइड्रोक्साइड आयन पे। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। सो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हेट्रोलिसिस होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। अभी हम लोगों ने हेट्रोलिसिस के बारे में समझ लिया है। हेट्रोलिसिस होगा, हेट्रोलिसिस के दौरान बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। तो ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग जो होगा उसमें एनर्जी कहाँ से आएगा, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, सिर्फ एक बॉन्ड टूटेगा, दूसरा फॉर्मेशन नहीं होगा साइमल्टेनियसली, जैसा कि हम लोग SN2 में देखा था कि साइमल्टेनियसली फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन इसमें पहले टूटेगा फिर बाद में बनेगा, मतलब ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा हाइड्रोक्साइड आयन, इसलिए ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्यों कहते हैं, ठीक है, किसका कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है, कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल कर रहा है। सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जब ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो किस ऑर्डर का रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्शन रेट सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हाइलाइड पे डिपेंड कर रहा है, तो ये ऑर्डर 1 का रिएक्शन है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन एक आयनिक पोलर सॉल्वेंट में होगा, क्योंकि यहाँ पे आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जनरली प्रोटिक सॉल्वेंट में ये रिएक्शन होगा। आई होप यहाँ तक पूरा चीज क्लियर हो गया होगा। सो एन SN1 रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट। आगे चलते हैं, ठीक है, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा क्लास में। नाउ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हमने समझ लिया किस तरह से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कार्बोकेटाइन जो बना हमारा यहाँ पे, इसमें जो कार्बोकेटाइन बना, सो यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है और साथ में पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो कार्बन के साथ जो 3 बॉन्ड है, इसको अगर हम लोग यहाँ देखें तो कार्बन के साथ जो 3 बॉन्ड है उसके कारण कार्बन जो है 6 इलेक्ट्रॉन को पजेस कर रहा है, राइट। इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर। सो वी कैन से दैट कार्बोकेटायन आ ग्रुप, क्या होगा कार्बोकेटायन, ध्यान से रखना, a group of atoms, okay, a group of atoms that contain a carbon atom, that contain a कार्बन एटम, एक ग्रुप ऑफ एटम जो कि कार्बन एटम कंटेन करेगा, बियरिंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, बियरिंग जिसके पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, सेक्सेट होगा इस 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। अब चूंकि स्टेबल होना है तो स्टेबल होने के लिए इसको क्या चाहिए, एक पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो इसके लिए स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करेगा,
कि जो चार्ज है वो चार्ज को डिस्पर्स करेगा। और चार्ज को डिस्पर्स कैसे करेगा? वो इस तरह से करेगा कि ये चार्ज जो नेबरिंग ग्रुप है उस ग्रुप को शेयरिंग हो जाए। सो द स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज सिस्टम इंक्रीज बाय डिस्पर्सल ओके ऑफ चार्ज। अगर चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, अलग अलग के पास पहुंच जाएगा, तो ये हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा। तो जितना ज्यादा डिस्पर्सल ऑफ चार्ज होगा वो कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। So any factor that tends to spread out the positive charge of electron deficient carbon and distributed it over the rest of the ion must stabilize the carbocation। और ये जो होता है ये होता है पोलर इफेक्ट के कारण। सो अगर कोई ग्रुप G है और ये G कार्बन के साथ अटैच्ड है, सपोज ये कार्बन है जो कि पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ कोई ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, और ये ग्रुप अटैच के जो अटैच हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग ग्रुप है, इसका मतलब जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया वो कहीं ना कहीं जी ग्रुप कंपनसेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को देकर, जिससे कि कार्बन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो अगर हाइड्रोजन, जैसे हमने यहाँ पे G प्लस लिया, अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है G के द्वारा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट के कारण तो डिस्पर्सल ऑफ चार्ज होगा तो वो ज्यादा ही स्टेबल होगा। लेकिन अगर कोई ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये कार्बन पे जो चार्ज था उस चार्ज को और ज्यादा इनहैंस कर देगा, जिससे कि स्टेबिलिटी इसकी गिर जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। मतलब डिस्पर्सल ऑफ चार्ज जो है नेगेटिव सेंस में जाएगा, डिस्पर्स नहीं होगा और ज्यादा क्या होगा? चार्ज आ जाएगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कि अगर चार्ज जितना सिस्टम में जितना ज्यादा डिस्पर्स हो, फैला हुआ हो, वो सिस्टम उतना ही ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन वी कैन राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। सो सी हियर, बहुत ही अच्छे तरह से हम समझेंगे। सो दिस स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन, ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा और ये डीस्टेबलाइज हो जाएगा। तो आपके पास अगर कार्बन पे ग्रुप है और आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना है कि ग्रुप स्टेबलाइज ग्रुप है या डीस्टेबलाइज ग्रुप है, सिस्टम का स्टेबलाइजेशन हो रहा है या सिस्टम का डीस्टेबलाइजेशन हो रहा है, तो अगर जी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटायन को कार्बन को प्रोवाइड करेगा तो वो स्टेबलाइज ग्रुप होगा। अगर जी कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो वो डीस्टेबलाइज करेगा सिस्टम को। और चूंकि ये पोलर इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, तो जो इलेक्ट्रॉन देने की या इलेक्ट्रॉन छीनने की जो पावर होती है, जो क्षमता होती है, उसे हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के द्वारा क्या करते हैं? समझते हैं। तो अगर G का इलेक्ट्रोनिगेटिव जो ग्रुप है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सा बात है कि वो क्या करेगा? C प्लस से ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को कार्बन से वापस खींचेगा, स्टेबिलिटी क्या करेगा? कम कर देगा, डीस्टेबलाइज कर देगा। लेकिन अगर जो ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन प्लस से कम है तो जाके ये चीज क्या होगा? जी जो है पॉजिटिव चार्ज कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, चार्ज को डिस्पर्स करेगा। तो आई होप यहां तक सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सो अगर हम ऑर्डर लिखना चाहें तो ये हमारा कार्बन है और अगर एक हमारा पास CH3 है, देखे ध्यान से, तो ये मिथाइल कार्बोकेटायन है। क्या इस पे कोई भी चार्ज रिलीजिंग ग्रुप है? नहीं है। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है एक मिथाइल ग्रुप से या इथाइल ग्रुप से, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की जैसा काम करेगा। तो ये थोड़ा सा कार्बोकेटायन के चार्ज को, कार्बन पे जो चार्ज है उसको क्या करेगा? डिस्पर्स करेगा, मतलब स्टेबलाइज करेगा। तो अगर यहाँ पे दूसरा भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा
ध्यान से समझेंगे, CH3 दूसरा हाइड्रोजन भी दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किससे, अनदर मिथाइल ग्रुप से या इथाइल ग्रुप से। तो ये कुछ ज़्यादा ही और ज़्यादा कंपैरेटिवली स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर तीसरा भी हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाता है कोई अल्काइल ग्रुप से, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वी हैव 3 डिग्री ऑर्डर। ध्यान से कहेंगे 3 डिग्री, दैट इज ये हमारा टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, is more stable than primary carbocation, is more stable than methyl cation, okay, CH3H plus। so वो फैक्टर जो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा, वो सारे फैक्टर ट्रांजिशन स्टेट को भी स्टेबलाइज करेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, चूंकि CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान जो ट्रांजिशन फेज आएगा, उस ट्रांजिशन फेज में जो स्पीसीज बनेगा, उस स्पीसीज को भी स्टेबलाइज करेगा। सो द ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, द मोर स्टेबल द कार्बोकेटायन, क्योंकि ये डिस्पर्स करेगा चार्ज को इफेक्टिवली। क्लियर हो गया यहाँ तक? सो कभी भी अगर ऑर्डर आता है कि यू हैव टू अरेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, सो यहाँ पे हम लोग डिस्पर्सल देखेंगे, और साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा, ओके, वो प्रोडक्ट इसी ऑर्डर को फॉलो करेगा। क्यों करेगा, आगे देखते हैं। इससे पहले कि हम फर्दर आगे बढ़े, हम लोग ये देख लेते हैं, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कुछ चीजें जो है देखना होता है कि कौन कौन सा ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जनरली अगर हम बात करें फ्लोरीन की, ध्यान से देखेंगे, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ठीक है, ब्रोमीन की, वैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, आयोडीन की, अगर OH ग्रुप है, अगर NH2 ग्रुप है, ठीक है, ओके, क्लियर। सो ये सब जो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ओके, NO2 ग्रुप है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि फ्लोरीन में F है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच है, यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन है। तो इन सभी ग्रुप का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो कार्बन से अधिक है। लेकिन अगर मिथाइल ग्रुप की बात करें तो वहां पे क्या होगा कि इस मिथाइल ग्रुप में जो कार्बन है, दैट इज sp3 कार्बन है, उसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर होगी CH3 प्लस में जो कार्बन है ये sp2 होगा, ठीक है, उससे क्या होगा, कम होगा, तो ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में। दूसरा फैक्टर है रेजोनेंस इफेक्ट। अगर कंजुगेटेड सिस्टम है हमारे पास, जैसा कि हम लोगों ने रेजोनेंस में देखा है, तो उस कंजुगेट सिस्टम में अल्टरनेट बॉन्ड आएगा। अगर हम क्वेश्चन देखेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन में आएगा, कंजुगेट सिस्टम में अगर रेजोनेंस आता है तो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, डिस्पर्सल हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सी हियर, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग समझेंगे कि अगर हमारे पास CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH है, डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड CH है, डबल बॉन्ड CH है, और सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है। तो ध्यान से देखेंगे, प्लस चार्ज के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे कंजुगेट सिस्टम बन जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनेगा, सो CH, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, अब यहाँ पे आ जाएगा CH है और ये इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम का यहाँ आ जाएगा, सो डबल बॉन्ड C, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर एक छूट गया बीच में, सिंगल बॉन्ड के बाद एक कार्बन था यहाँ पे छूट गया, सो वेट ए मिनट, CH3 CH, ओके, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, ओके, बाद
उसके बाद ये डबल बॉन्ड था तो ये सिंगल बॉन्ड, ये C और ये C प्लस। ओके, तो ये इसको इसको अभी हटा देते हैं, ये यहाँ चला गया, यहाँ फिर प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो ये एक रीजन है, तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज था इस ये वाला वो इस पे भी आ गया, साथ में फिर ये इधर शिफ्ट कर जाएगा तो प्लस चार्ज यहाँ जाएगा। सो वी कैन राइट हियर CH3 C प्लस चार्ज। ओके, H यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C, H यहाँ पे डबल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। तो इस कार्बन पे जो प्लस चार्ज था वो डिस्पर्स हो गया थ्रू आउट द सिस्टम, यहाँ पे भी चला गया शेयरिंग में और फिर यहाँ पे भी। तो इस तरह के डिस्पर्सल ऑफ चार्ज को रेजोनेंस सिस्टम कहते हैं, दैट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा पाई सिस्टम में, ये पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो ये कुछ ज्यादा ही स्टेबल कर देगा। ठीक है, तो ये अलाइल रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, अलाइल रेडिकल या पाई सिस्टम में क्या होगा, डीलोकलाइजेशन अधिक हो जाएगा। और डीलोकलाइजेशन में कौन सा ऑर्बिटल भाग लेता है, पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट लेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल कर देगा। तो जब क्वेश्चंस आएंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर का तो वहां पे हम इन सभी चीजों को बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। ठीक है, ओके, तो ये सब चीज यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। जब रिएक्शन सिस्टम में हमारा कार्बोकेटाइन बना 3 डिग्री, क्या बना 3 डिग्री, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन सबसे अधिक किसका होगा 3 डिग्री, उससे कम होगा 2 डिग्री का, उससे कम होगा 1 डिग्री का, उससे कम होगा CH3 का। सो वी कैन से दैट मोर स्टेबल द कार्बोकेटाइन द फास्टर इट फॉर्म, मोर स्टेबल द कार्बोकेटाइन फास्टर इट द फॉर्म। आप लोग नीचे से भी देख सकते हैं। सो जितना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन का उतना तेजी में वो बनेगा। यहाँ पे हम ब्रीफ में इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर समझ में आ गया ना तो आप बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। आर ये हमारा बॉन्ड पेयर है, ये अल्काइल हैलाइड आर है। अब ये ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी डायग्राम को भी हम लोग बाद में देखेंगे। आर पे ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा और आर पे डेल्टा प्लस आ जाएगा और हैलाइड पे डेल्टा माइनस आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। आर हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये टूट के हमारा आर माइनस बन जाएगा। किस केस में, यहाँ पे आर प्लस बन जाएगा, राइट, ये आर प्लस बन जाएगा प्लस एक्स, राइट, ऑक्टेट मतलब बॉन्ड पेयर ले लेगा ये एक्स और ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ओके, नाउ ये हमारा ऑर्डर हो गया। अब हम बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1। इसकी क्या होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगा। चलिए नया स्लाइड लेते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत ही इत्मीनान से देखना पड़ेगा। अब हमने देखा ड्यूरिंग फॉर्मेशन क्या बना हमारा, कार्बोकेटाइन बना। वी हैव कार्बोकेटाइन को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, दिस इज C। ओके, ये C है, C पे क्या होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या होगा C पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो वी कैन राइट हियर C। इसके बाद ये हो गया CH3, अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ओके, सेक्सेट है, कार्बोकेटाइन बना, अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ से हमने प्राइमरी कार्बोकेटाइन ले लेते हैं या, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक ग्रुप बन जाता है, सपोज ये हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, सो दिस इज सपोज हाइड्रोजन, और यहाँ पे हम लोग 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव अनदर ग्रुप, सपोज आर ग्रुप है। ओके, इस तरह से। तो ये एक प्लानर मॉलिक्यूल है, क्या बेटा, प्लानर मॉलिक्यूल। और प्लानर मॉलिक्यूल होने के कारण जो हमारा सपोज कि आर डैश है या जो जेड है, जो न्यूक्लियोफाइल है, ये राइट साइड से अटैक कर सकता है या फिर लेफ्ट साइड से, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अप साइड से या डाउन साइड से अटैक कर सकता है, किसी भी साइड से। ठीक है, चूंकि SN2 रिएक्शन में टोटल इन्वर्जन हो रहा था, क्यों हो रहा था, क्योंकि बैक साइड से क्या चल रहा था, हमारा बैक साइड से अटैक हो रहा था। इस केस में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के केस में कार्बन 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर एक p ऑर्बिटल है जो कि वैकेंट है। इस p वैकेंट ऑर्बिटल में न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये नीचे से भी अटैक कर सकता है और ऊपर से भी अटैक कर सकता है। अगर
आर कॉन्फ़िगरेशन का है, तो ये प्रोडक्ट आर कॉन्फ़िगरेशन का भी बन सकता है। अगर सबस्ट्रेट आर कॉन्फ़िगरेशन आरएस में आर कॉन्फ़िगरेशन का है, तो प्रोडक्ट अगर ऊपर से अटैक हो रहा है तो आर का भी बन सकता है, बैक साइड से अटैक हो रहा है तो एस का बन सकता है। तो इस केस में टोटली रेसिमाइजेशन हो जाएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी फैक्टर ये रहेगा कि जितना आर बनेगा उतना एस बनेगा, तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। सो इस तरह के मिक्सचर को इनेंशियोमर हम कहेंगे, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पे, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। तो ये सब बात, इन सब बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि जब भी SN2 रिएक्शन होगा, देयर इज ऑलवेज inversion, 100% inversion, and in SN1 case the nucleophile can attack from both side up and down. So here we get a racemic mixture, that is inversion हो भी सकता है और inversion नहीं भी हो सकता है, retention भी हो सकता है, inversion भी हो सकता है। और ये चीज डिपेंड करेगा कितना इन्वर्जन होगा, कितना रेसेमिक होगा, वो डिपेंड करेगा इस आर वाले ग्रुप पे। क्यों? वो इसलिए कि न्यूक्लियोफाइल अगर इस तरफ है, टॉप साइड से है, तो टॉप साइड से अटैक कर देगा। अब टॉप साइड से क्यों वो अटैक करेगा, बैक साइड से क्यों नहीं अटैक करेगा? क्योंकि अगर आर बल्की है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी ज्यादा बल्की होगा, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर में ये रिपेल हो जाएगा, उस साइड से जनरली अटैक होगा जिस साइड से आर ग्रुप ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और एक बॉन्ड टूटेगा। SN2 रिएक्शन में एक बॉन्ड क्या होता है, फॉर्मेट होता है, एक बॉन्ड बैक साइड से फॉर्मेशन होता है, फ्रंट साइड से टूटता है। एक बार SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन 5 अलग अलग स्पेसीज से जुड़ा होता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, ये फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो जो स्टीयरिक फैक्टर है अगेन वो भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि जो प्रीडोमिनेट आएगा वो इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा, कब? जब क्लाउड बल्कि ग्रुप जुड़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये 100% इन्वर्जन होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, काफी टाइम हो गया। सो इस चीज को हम और गहराई से देख लेते हैं किस तरह से ये प्रोसीड करेगा। ये कार्बोकेटाइन है, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ओके, सो वैकेंट पी ऑर्बिटल होने के कारण, वेट मिनट, पेन क्यों नहीं आ रहा? ओके, राइट। सो दिस इज वैकेंट पी ऑर्बिटल और ये C प्लस बन गया, CH3 CH3 CH3। अब ये इस केस में देखिए ग्रुप इधर भी वही ग्रुप है, तो 50-50 चांसेज है कि ये ऊपर से अटैक हो और ये नीचे से अटैक हो। और साथ में ये जो कार्बन है ये हमारा प्लानर मॉलिक्यूल हो गया और ये कार्बन हमारा sp2 कार्बन है और CH3 में sp3, तो दिस बॉन्ड इज sp2 sp3 सिग्मा बॉन्ड। आई होप अब क्लियर हो गया होगा यहाँ से। सो जो पी ऑर्बिटल है उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और यही जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि न्यूक्लियोफाइल होगा उसमें एकोमोडेट होगा, यही एक्सेप्ट। नाउ ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को करके हम लोग अपना इस लेक्चर को एंड करते हैं जिससे कि थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन है, रैंक द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। किस तरह से स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, इस हिसाब से हमें इसको रैंक करना है। मतलब सबसे पहले सबसे कम स्टेबल को लिखेंगे और सबसे बाद में सबसे ज्यादा स्टेबल को। अब हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल देन सेकेंडरी वन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल देन टर्सरी वन। तो बस यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन प्राइमरी है, कौन सा कार्बोकेटाइन सेकेंडरी है और कौन सा कार्बोकेटाइन टर्सरी है। सो अगर ए में अगर हम लोग देखते हैं इस वाले ग्रुप में, सो यहाँ पे CH3, इसको अगर एक्सपेंड करके लिखते हैं, सो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा CH3 CH2 CH CH3 और CH2। तो ए वाले में यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन पे एक अल्काइल ग्रुप ये वाला जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन है। सो दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ओके, अगर हम बी वाला ग्रुप की बात करें तो बी में जो है हमारे पास CH3, एक्सपैंड करके एक बार देख लेंगे, बार बार नहीं देखेंगे, CH2, ओके, C सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे CH3 है। B जो है हमारा टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। अगर हम C की बात करें तो CH2 CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3 और ये हमारा CH3 है
और यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा H। ओके, तो ये हमारा प्लस है, तो ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? सबसे कम स्टेबल होगा A, इससे ज़्यादा स्टेबल होगा C, और सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा B वाला पार्ट। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर लिखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी आएंगे आपको क्वेश्चन के लिए, तो हम सभी क्वेश्चन को वहाँ पे डिस्कस करेंगे और थ्योरी पार्ट भी एनसीईआरटी के हिसाब से भी डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है अगेन, रैंक द फॉलोइंग, वेट ए मिनट मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे। Rank the following carbocation in order of increasing stability. So can you figure out which one is stable? So this one is, see here, this one, ये वाला जो है हमारा, ये वाला, ये कौन सा है कार्बोकेटाइन? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि CH है, CH प्लस है। ये जो है इधर भी एक अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, CH2। सो दिस इज सेकेंडरी, सो दिस वन इज प्राइमरी, दिस वन इज सेकेंडरी, एंड दिस वन इज टर्चरी। सो वी कैन राइट B इज, ऐसे लिखेंगे, दिस इज लेस स्टेबल, ओके, दैट इज, यहाँ पे प्लस है। इससे ज़्यादा स्टेबल हमारे पास ये वाला होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी है। आई होप क्लियर हो गया होगा, अब ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा टर्शियरी कार्बोकेटाइन होगा, जो कि यहाँ पे बना होगा इस वाले कार्बन पे। चलिए, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से आगे चलेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोगों ने कर लिया किस तरह से होता है। अब हम थोड़ा सा और आगे चल के ये देखेंगे कि यहाँ पे तो हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा, बाद में किस तरह से कॉम्पिटिशन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन में। इन सब चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, जय हिंद।